नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने साइंस में कक्षा 8 का जो अध्याय 4 पढ़ रहे थे, धातु और अधातु। लास्ट वीडियो में अपने जो धातु और अधातु हैं, इनकी रासायनिक विक्रियाओं को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले अपने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया को पढ़ा और कुछ उसमें अपने क्षारों के बारे में पढ़ा, अम्लों के बारे में पढ़ा। तो वह धातु और जो अधातु हैं अम्ल और क्षारों से किस प्रकार विक्रिया करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में जो धातु और अधातु हैं ये जल के साथ कैसे विक्रिया करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपने स्टार्ट करते हैं बी नंबर, जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जल के साथ विक्रिया किस प्रकार करती हैं, आइए देखें। धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। तो सोडियम धातु जिसे क्या बोलते हैं, अपने Na बोलते हैं। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। तो ये जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सोडियम की धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यदि इसे वायु में खुला रखते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके आग पकड़ सकता है, और यदि जल में रखा जाता है तो वह जल के साथ भी विक्रिया कर लेता है। इस कारण इसे मिट्टी के तेल में ही संचित रखा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी धातुएं होती हैं जो क्या ऑक्सीजन से बहुत तीव्रता से विक्रिया करती हैं। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं क्रियाकलाप 4.5, जिसमें क्या बताया, इसे आप की कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए बताया गया कि किस प्रकार अपने को प्रयोग करके देखना है कि धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से कैसे विक्रिया करती हैं। तो प्रदर्शन के समय विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए। और सोडियम धातु के टुकड़े का आकार बहुत छोटा लेना है, जैसे गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा ही पकड़ना चाहिए, इसे कभी हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि यदि इसने ऑक्सीजन से विक्रिया कर ली तो अपने हाथ के जलने का भी खतरा रहता है। तो इसमें प्रयोग में क्या बताया गया, एक 250 ml का बिक्कर या कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए और फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए। तो सोडियम धातु का टुकड़ा इसे काट कर और फिर इसे सुखा लेना है, और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। जो सोडियम धातु का टुकड़ा काटा इसे फिर रुई में लपेट लेना है। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए और सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लीजिए। मतलब बीकर में डालने के बाद में आपने देखना है कि इसमें किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, तो उसे प्रेक्षण कहेंगे। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब विक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूइए। आप क्या अनुभव करते हैं, क्या बीकर गर्म हो गया है? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण कीजिए। तो जो आपने सोडियम का टुकड़ा लिया उसे किसमें, बीकर में डाला, तो अब जो विलयन बनता है इसमें क्या, लाल और नीले लिटमस पत्र लेकर उनसे परीक्षण करके देखना है कि वह अम्ल है या क्षार है। तो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसे देखना है। तो यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, और यदि नीला लिटमस पत्र लाल रंग में बदल जाता है तो विलयन अम्लीय होता है। इस प्रकार अपने परीक्षण करके देखते हैं अम्लों और क्षारों का।
आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। तो आपने जल में डालते ही देखा होगा कि जल के साथ अभिक्रिया करके यह आग पकड़ सकता है, या वायु में खुला छोड़ने पर भी यह आग पकड़ सकता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन है, ये जल से तीव्र अभिक्रिया नहीं करता लेकिन बहुत धीमी अभिक्रिया करता है, जिसमें क्या बहुत दिन या बहुत महीने या वर्ष लग सकते हैं, जिसे जंग लगना कहते हैं। इसमें क्या लोहे की जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। सामान्यतः अधातु जल से विक्रिया नहीं करते। अधातुओं में कौन सी आती हैं? गैसें आती हैं, जैसे सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ये जल से, इसमें से कुछ अधातुएं होती हैं अपवाद के रूप में, वही जल से क्रिया करती हैं, अन्यथा अधातुएं जल से विक्रिया नहीं करती। यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। अधातु होते हैं वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जा सकता है। जो वायु में तीव्रता से विक्रिया करते हैं उन्हें किस में सुरक्षित रखा जाता है? जल में, इन अधातुओं को। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। तो फास्फोरस है, ये बहुत तेजी से विक्रिया करने वाली एक धातु है, अधातु है, सॉरी। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है, फास्फोरस भी। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस को किस में? जल में रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए। यदि वायु में खुला छोड़ा जाता है तो इसमें क्या आग लग सकती है। तो इस प्रकार धातु और अधातुएं हैं, ये जल से कैसे विक्रिया करती हैं, तो इनके बारे में अपने पढ़ा। फिर आगे एक एक्टिविटी और बता रखी है जिसमें 4.6। तो उससे पहले अपने जो धातु और अधातु अम्लों से कैसे विक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं अम्लों से विक्रिया करके, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो इसमें जो क्रियाकलाप 4.6 दिया गया है उसमें सावधानी क्या रखनी है? परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए और परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का ही प्रयोग करना चाहिए। सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातुओं और अधातुओं के नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए और उन्हें परख नली पर क्या अंकित करना है? A, B, C, D, E और F से चिन्हित कीजिए। फिर ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया? HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालना है। अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। तो आपने सावधानी से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हुए प्रेक्षण करना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को आपने हल्का गर्म करते हुए देखना है। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। फिर यही क्रियाकलाप आपने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूले को अपने इस तरह से H2SO4 के रूप में लिखना है। तो फिर अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में नोट करना है। तो ये सारणी 4.5 बता रखी है जिसमें धातु और अधातु हैं वो अम्लों से विक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ धातु और अधातुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे परख नली है यहाँ पे A, B, C, D, E और F। तो अब इन सभी धातुओं की अपने क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा कर देखते हैं कि क्या होता है इसमें।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीशियम धातु दी गई है, जिसे आपने पहले सामान्य ताप पर गर्म करके देखना है, और पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसके बाद उसे हल्का गर्म करेंगे, तो उसके बाद परिवर्तन देखने हैं कि क्या होता है। तो जब मैग्नीशियम की आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, Mg+2HCl। तो यहाँ पर जब Mg+2HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो MgCl2 बनता है, और इसके साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, H2 गैस है वो इसमें मुक्त हो जाती है। फिर यदि इस मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया अपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तब भी क्या होता है, Mg धातु है, इसकी H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हो तो इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और प्लस में मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनता है। इसके बाद में अगली धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की पन्नी भी क्या होती है, धातु होती है। तो जब एल्यूमिनियम की आप तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया करवाते हो, एल्यूमिनियम प्लस HCl, तो यहाँ 2HCl लेंगे क्योंकि अपने को हाइड्रोजन गैस इसमें बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और इसके साथ में क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3 बनता है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड। फिर यदि एल्यूमिनियम की अपने अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो Al+H2SO4 से अभिक्रिया करवाई जाती है, तो इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और प्लस में Al2SO4 बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है। इसी तरह से यदि अपने आयरन है, आयरन धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो Fe+2HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें भी क्या, H2 गैस मुक्त होती है, और इसके साथ में क्या बनता है, FeCl2 फेरिक क्लोराइड बनता है यहाँ पे। और यदि फेरस की अपने सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, Fe+H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें भी क्या, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और इसके साथ ही क्या, जो आयरन सल्फेट है Fe2SO4 बनेगा, प्लस में Fe2SO4, यहाँ 2Fe अपने लिखेंगे। यदि कॉपर की अभिक्रिया, कॉपर भी क्या एक धातु है, तो इसमें ये नोट करने वाली बात है कि कॉपर है ये HCl अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, ये अपवाद होता है यहाँ पर, लेकिन ये अन्य अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती, तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाकर कॉपर क्या बनाता है, कॉपर प्लस H2SO4 हाइड्रोजन गैस बनाता है, और साथ में क्या मुक्त होता है, कॉपर सल्फेट का लवण CuSO4 कॉपर सल्फेट बनता है। फिर यहाँ पर लकड़ी का कोयला, ये क्या है, अधातु है, लकड़ी का कोयला अधातु है, और सल्फर भी क्या है, अधातु। तो अधातुएं क्या करती हैं, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, कुछ अपवाद स्वरूप हो सकती हैं, लेकिन अन्यथा अम्लों से इनकी अभिक्रिया नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया है इसे रिवाइज करना है, और इस सारणी को अपनी नोटबुक में साफ साफ नोट करना है। थैंक यू।